2023 जैसा टफेस्ट यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर और सिर्फ 75 डेज की प्रिपरेशन इम्पॉसिबल लग रहा है ना। मुझे भी बीच एग्जाम हॉल में इम्पॉसिबल ही लग रहा था, पर अभी देखना कैसी कैसी तिकड़म लगाई है मैंने एग्जाम हॉल में। यू विल बी शॉक टू नो दीज सीक्रेट्स विच नो वन शेयर्स। इस वीडियो में मैं 2023 प्रीलिम्स का पेपर आपके सामने सॉल्व करूंगा विद ईच एंड एवरी थॉट आई हैड जब मैंने एक एक क्वेश्चन देखा। आपको प्रैक्टिकल लाइफ इन दोज 2 आवर्स पता चलेगी, हाउ अ पर्सन हु क्लियर्स द कट ऑफ विद अ गुड मार्जिन एक्ट इन दोज एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, ताकि आप सीख सको कि अगर 2025 प्रीलिम्स भी इतना रैंडम हुआ तो उससे डील करने की सेफेस्ट एल्गोरिदम क्या होगी। ये वीडियो इस सीरीज का सेकंड पार्ट है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा पार्ट 1 की, आप पहले जाकर उससे देख लो। तो वहाँ से स्टोरी कंटिन्यू हुई है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। ऑल राइट। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन द केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। और अभी अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं आगे और ऐसी वीडियोस डालता रहूँगा। अब तो इस टाइप की वीडियोस और भी ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि अब पेपर नज़दीक आ रहा है ना, तो पढ़ाई वगैरह तो हो गई, अब इस तरीके की वीडियोस आएंगी। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन द केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। माइक्रो सैटेलाइट, अब चलो देखते हैं, मैंने कभी सुना नहीं, मैं बस देख रहा हूँ। इसमें क्या है? असेसिंग द एफिकेसी ऑफ ड्रग्स बाय कंडक्टिंग सीरीज ऑफ ड्रग ट्रायल्स इन अ पॉपुलेशन। ड्रग ट्रायल पॉपुलेशन में करोगे तो मतलब ड्रग को यानी अपनी दवाई को टेस्ट करोगे पॉपुलेशन को देकर। इंसानों को देखा तुम अपनी दवाई टेस्ट करोगे। आपको लॉजिकल लगता है कि मेरी एक फार्मा कंपनी है, मैं उसका ट्राई करूं और सब में बांट दूं कि आप ये चेक कर लो, और मैं उसका टेस्टिंग भी नहीं की हो, मैं सब में बांट दूंगा पहले कि ये अब जनता में टेस्टिंग होगी। लॉजिकल लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं भाई। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है मेडिसिन की, वॉलंटियर्स लिए जाते हैं, और पॉपुलेशन में तो कभी टेस्टिंग होती नहीं है। समझ रहे हो? ये मतलब जनरल पॉपुलेशन में कभी टेस्टिंग नहीं होती, वॉलंटियर्स को बुलाया जाता है, उनसे फॉर्म वगैरह भरवाया जाता है, बहुत ही स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल को सिर्फ पे टेस्टिंग होती है। ठीक है ना? प्रोमोटिंग क्लोनल प्रोपेगेशन। अब सीख लो ये वाली बात, ये वर्ड आ जाए ना तो स्टेटमेंट को गलत मार्क कर देना, वो कभी सही नहीं होता। मैंने पिछले 10 साल के पेपरों में देखा है कि जब भी क्लोनल प्रोपेगेशन किसी स्टेटमेंट में होता है ना, वो आज तक कभी सही नहीं हुआ। अब मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ इसी तरीके से। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम किसी भी स्टेटमेंट में आ जाए उसको गलत मार्क कर देना, वो कभी सही होता ही नहीं है। ठीक है? क्लोनल प्रोपेगेशन को हमेशा गलत मार्क कर देना, वो कभी सही नहीं होता। अजंता केव्स हमेशा सही हो जाती है, अरुणाचल प्रदेश हमेशा सही हो जाता है, अंडमान निकोबार आइलैंड अगर वो उसमें है स्टेटमेंट में, वो हमेशा सही हो जाएगा। विजयनगर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो हमेशा सही हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा 2024 में क्वेश्चन आया था कि भतकल पोर्ट किसने दिया था, तो कृष्णदेव राय, क्योंकि विजयनगर से रिलेटेड थे, उसमें एक ही ऑप्शन थे तो उन्होंने ही दिया था, तो वही सही आंसर है। मतलब कृष्णदेव राय क्योंकि विजयनगर से रिलेटेड है तो वही सही आंसर होता है। ठीक है? हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस में। ऑल राइट। अब देखो, तो ये गलत हो जाएगा। क्लोनल प्रोपेगेशन, स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यूज। देखो, स्टेम सेल्स एक अलग टेक्नोलॉजी है, डीएनए एक अलग टेक्नोलॉजी है। ठीक है? स्टेम सेल्स अलग चीज़ होती है। ऑल राइट। अब स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीसीज ऑफ फोना। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, अब इवोल्यूशन कैसे होता है? डीएनए में चेंज होता है तब इवोल्यूशन होता है। तो मैंने सोचा यार ये डीएनए से रिलेटेड लग रहा है इवोल्यूशन, तो यही सही होगा। मैंने ऐसे करके ए दबाया और वो सही हो गया। ठीक है? अब एरियल मेटाजीनोमिक्स, अब मैं देख रहा हूँ इसने मुझे बहुत सारा दर्द दिया था। देख रहा हूँ ना, मैंने काटा फिर ठीक किया, फिर मैंने फिर काटा फिर ठीक किया, ऐसे कई बार इसमें मुझे 3-4 मिनट लग गए होंगे, जो कि मेरी गलती थी। इतना टाइम नहीं देना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को, वो भी तब जब इतना टफ पेपर आया हुआ हो। ठीक है? अब देखो, एरियल मेटाजीनोमिक्स, सेंडिंग ड्रोन्स टू इनएक्सेसिबल एरियाज टू कलेक्ट प्लांट एंड एनिमल सैंपल्स फ्रॉम लैंड सर्फेसेज एंड वाटर बॉडीज। अब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई यार, लैंड सरफेस और वाटर बॉडीज़ में ड्रोन को कैसे? एरियल मेटाजीनोमिक्स है, यानी हवा की बात चल रही है, हवा की बात चल रही है तो पानी के अंदर की बात क्यों होगी? है ना? तो ये गलत हो गया। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक कर गई कि एरियल और वाटर डज नॉट मैच। ठीक है? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यूजिंग एयरबॉर्न डिवाइस, अब इतना आसान भी नहीं था। देखो, मैंने 2 बार कट लगाया, यानी मैंने इसमें भी डाउटफुल रहा हूँगा मैं, पर ये है कि फाइनली यही था कि एरियल और वाटर मेरे दिमाग में क्लिक कर गया था कि ये तो मैच नहीं होंगे। यूजिंग एयरबॉर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम मूविंग एनिमल्स। अब एयरबॉर्न डिवाइसेस से आप खून कैसे लोगे यार उनसे? मतलब उनमें सुई चुबा दोगे, ड्रोन जाएगा उड़ता हुआ और वो बेचारे भाग रहे हैं और आप उनमें जाके सुई चुबा दोगे। ये भी मुझे एकदम यूजलेस ऑप्शन लगा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है? अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन। अब देखो, मुझे ये चीज़ दिखाई दी कि एवियन ये वाला एक वर्ड है जो कि इससे मैच कर रहा है। ठीक है? तो मुझे लगा कि शायद ये हो सकता है जेनेटिक, यहाँ पे जेनेटिक मेकअप की बात चल रही है तो मेटाजीनोमिक्स, तो मैंने सोचा यही होगा, क्योंकि कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन हैबिटेट एट वन गो, ये मुझे अजीब सा लगा कि एक ही बार में आप जाओगे। एट वन गो मुझे परेशान कर रहा था, ये मुझे इनफॉर्मल टाइप का लगा थोड़ा, इसलिए मैंने इसको गलत मार्क कर दिया, जबकि यही सही आंसर था। ठीक है ना? तो ये मुझसे गलती हो गई, आई अंडरस्टैंड। पर ये 2 ऑप्शन मैंने कैसे एलिमिनेट किए, ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? ओके। तो आंसर क्या है इसका? ये जो रेड में जो मार्क लगा हुआ है ना, वो इसका सही आंसर है, जो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। ठीक है? जो ब्लैक वाले हैं वो सारे मेरे हैं। ठीक?
और ये तो आपको पता है ये क्रॉस वगैरह ये बाद में जब मैंने आंसर किसे मिलाए थे तब के। स्प्रेडिंग फाइनली, अच्छा ये क्या है, कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन। स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली। अब इसमें भी मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी। स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड्स एक्सटेंसिवली में, तो मैंने सोचा कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन में पहली बात तो एक्सटेंसिवली वर्ड था, ये मुझे ठीक नहीं लगा। मतलब ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ना एक्सटेंसिवली और हैव टू डू इट, मस्ट डू इट, इस टाइप के वर्ड्स गलत होते हैं। तो मैंने सोचा यार ये नहीं होगा, तो अब क्या किया मैंने, एक्सटेंसिवली इसको साथ में, और ये भी सोचा कि बसाल्ट रॉक को फार्मलैंड्स पे स्प्रेड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अर्थ कितनी बड़ी है, हम कहाँ तक बसाल्ट लेकर आएंगे और सभी फार्मलैंड्स में स्प्रेड करेंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं लगा मुझे ऑप्शन, इसलिए मैंने इसको गलत कर दिया। अब इंक्रीजिंग द एल्कलिनिटी ऑफ ओशियंस बाय एडिंग लाइम, क्योंकि ओशियंस इतने बड़े हैं और उसमें मैं लाइम ऐड करूँगा, कितना लाइम ऐड कर दूंगा यार, इतना ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा। तो ये भी मैंने सोचा कि ये नहीं होगा और मैंने गलत मार्क कर दिया। कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इट इनटू अबंडेंट सबटरेनियन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर्स। मैंने ये सोचा कि यार ये मशीन तो है हमारे पास, मतलब ये चीज़ मुझे पता थी कि इस टाइप की मशीन तो है कि हमारे पास जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले और ज़मीन में भर दे, इस टाइप की तो है। तो ये 3 मैंने सही किया और मैंने ओनली 1 लगा दिया। पर मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की, मैंने क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में लिखा हुआ था ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड। अरे भाई डिस्कस तो कोई भी कर सकता है, आप और मैं भी डिस्कस कर सकते हो। इस पूरे प्लेनेट पे अगर कहीं भी एक इंसान ने भी डिस्कस कर लिया होगा तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इस वजह से इसमें ऑल 3 है, क्योंकि कंसिडर तो कोई भी कर सकता है, भले ये कितना भी बेवकूफ़ी भरा हुआ ऑप्शन ऊपर से देखने में लगे कि ओशियन में तुम वो लाइम मिला दो, तो कितने बड़े ओशियन से कितना भी लाइम मिला दोगे कितना फर्क पड़ जाएगा, ये तो मैं देखने में लगेगा। पर डिस्कस तो कर सकते हो ना ये ऑप्शन, मैं अपने दोस्त से डिस्कस कर लूँगा और एग्जामिनर को बोलूँगा हमने डिस्कस किया था, तो एग्जामिनर कैसे प्रूफ किया करेगा कि नहीं डिस्कस किया था। तो इसलिए क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल 3 इसका सही आंसर है, ठीक है, ये मेरा गलत हो गया था। 77 Wolbachia method is sometimes talked about with reference to which one of the following? Controlling the viral diseases, converting crop। अब ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे नाम मतलब मैंने बहुत सोचा, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें सोचा पर आखिरी में मैंने इसको छोड़ ही दिया। ये मेरा दूसरा था जो मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, वायरल डिजीज रिलेटेड, कन्वर्टिंग क्रॉप्स और ये जो ऐसा वैसा। अब वोल्बाचिया मेथड, ठीक है, अब वोल्बाचिया मेथड मुझे नहीं आता था, पर ये इसका सही आंसर है ए, ठीक है ना। अब आप देख लेना इसको, पर मुझे ये वाला नहीं आता था और मैंने इसको छोड़ दिया था। इसमें कोई टेक्निक भी मुझे लगती हुई दिखाई नहीं दे रही, किसी को पता होगा तो कर लेगा उसे। अब ये एक और बेवकूफ़ी भरा फिर से सिली मिस्टेक। अब देखो मैं नया हूँ तो है ना, मैं गलतियाँ कर रहा हूँ 2023 के पेपर में, और मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है, सेल्फ डाउट भी होता है। आप में से कई लोगों को होगा सेल्फ डाउट, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहीं पर मेरे साथ आप रियल टाइम एग्जाम हॉल एक्सपीरियंस कर लो कि एक्चुअली आपके पेपर में क्या क्या दिक्कतें होंगी। ये वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मतलब मैं इसका स्ट्रेस कर नहीं सकता कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ अपना थॉट बता रहा हूँ कि वहाँ पर मैं क्या सोच रहा था। और ये चीज़ें आप देखना, एक भी गलती नहीं करोगे आप इनमें से, इस टाइप की गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करोगे और आपका पेपर हो जाएगा बहुत आसानी से। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी लाइक कर देना जो भी। विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है, नन ऑफ देम यूज सी वाटर। अच्छा चलो ठीक है, नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, मतलब पानी जहाँ पर कम मिलता है वहाँ पर एक भी हमारा थर्मल पावर प्लांट नहीं है, ठीक है। अब ये मैंने कट क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि देखो यार, पानी नहीं मिलता, ये डिस्ट्रिक्ट ऐसा तो है नहीं कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ परमानेंटली पानी नहीं मिलता। हो सकता है कि आज मिल रहा हो और ये सोच के मैंने वहाँ पर पावर प्लांट बना दिया और फिर 10 साल बाद वहाँ पानी ख़त्म हो गया तो वाटर स्ट्रेस्ड हो जाएगी। तो पहले पानी मिलता था तो पानी खत्म हुआ तो पावर प्लांट थोड़ी खत्म हो जाएगा, पावर प्लांट तो फिर भी रहेगा ना। डिस्ट्रिक्ट वाटर स्ट्रेस हो गई है, तो फिर मैंने यही सोचा कि एग्जामिनर कैसे प्रूफ करेगा कि एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसी नहीं है जहाँ पर थर्मल, मतलब एक भी पावर प्लांट ऐसा नहीं है जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाटर स्ट्रेस हो गई है, भले ही बाद में हुई हो पर हो तो सकती है। तो ये गलत हो गया। फिर नन ऑफ देम इज़ प्राइवेटली ओन्ड। अब ये चीज़ भी मुझे लगी कि प्राइवेटली ओन्ड, इतने सारे जो थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह इंडिया इतना प्राइवेटाइज कर रही है हर चीज़ को, तो एक ना एक तो प्राइवेटली ओन्ड होगा ही। ये मतलब मुझे पता तो नहीं था, पर मैंने सोचा यार एक हाथ तो होगा ही, नन तो बहुत ही एक्सट्रीम है, तो मैंने इसको भी कर दिया। अब मैंने इसको सही क्यों किया, ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। आंसर इसका ऑल 3 ही है। नन 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 देखकर मुझे ऑल 3 मार्क कर देना चाहिए था, जैसा कि सभी लोग बोलते हैं, पर सभी लोग झूठ बोलते हैं। वो एक चीज़ मिस कर जाते हैं, एक चीज़ मिस ये करते हैं, ओवर थिंकिंग। बीच पेपर में आप ओवर थिंकिंग करोगे, आपको क्या लगता है आप ये नन 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 देखोगे और बिना पढ़े मार्क कर दोगे। वहाँ पर एक ही क्वेश्चन की वैल्यू होती है, तो वहाँ पर आप इतनी आसानी से कोई भी आंसर नहीं टिक कर देते।
ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। अगर आपको किसी ने बोला कि सम वाले सब सही होते हैं, पेपर में आप फिर भी पढ़ोगे और सोचोगे कि यार ये सच में सही है। ऐसा नहीं होता कि आपने देखा सम और मार्क कर दिया। ओवर थिंकिंग पेपर में बहुत होती है, क्योंकि एक शॉट होता है आपके पास, उन 2 घंटे में कुछ भी बिगड़ा तो खोने के लिए बहुत कुछ होता है। इसलिए आप ये सोचो कि ओवर थिंकिंग मैंने क्या की और मैंने कैसे गलत कर दिया। मुझे नन देखकर इसको ऑल 3 कर देना चाहिए था आइडियली, पर मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि पेपर में ओवर थिंकिंग होती है। अब देखो, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। सी वाटर में होता है नमक। अगर मैंने ये सोचा, अगर मैं पानी सी वाटर वाला यूज़ करूँगा 10-15 दिन में पूरा पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, वो नमक पूरा बच जाएगा। तो वो मशीन जिसमें पूरा का पूरा जो सी वाटर जाएगा वहाँ पर तो है ना कितना सारा नमक इकट्ठा हो जाएगा, है ना, तो मशीन ख़राब हो जाएगी। तो मैंने ये सोचकर मैं पता नहीं कितना ओवर थिंकिंग करते हुए चला गया। मैंने ये नहीं सोचा कि यार अगर एक बॉटल भी कहीं पे सी वाटर डाल दिया होगा तो वो फिर ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी। जो मैंने किया वो एक्चुअली क्या था कि मैं इंजीनियर हूँ और फर्स्ट ईयर में सभी इंजीनियर्स को सारी इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, मैकेनिकल भी पढ़ाई जाती है। मतलब मेरी जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग थी AI वगैरह वो सब तो मैंने सेकंड ईयर से पढ़ना शुरू किया था। सारी ही इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में सिविल, मैकेनिकल, फिजिक्स यानी केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग ये सब पढ़ाया जाता है। तो केमिकल इंजीनियरिंग में मैंने पढ़ा था स्केल, स्लज वगैरह, बॉयलर जो होते हैं ना पानी उबालने वगैरह वाले, जो स्टीम जनरेट होता है उसको बॉयलर कहते हैं। तो वहाँ पर जो पानी होता है बहुत अच्छा यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो वेस्ट इकट्ठा हो जाता है बॉयलर में, ठीक है। बहुत साफ पानी यूज़ करना पड़ता है, हार्डनेस वगैरह कम करनी पड़ती होती है। जो इंजीनियर्स हैं उनको पता होगा ये वाली चीज़, फर्स्ट सेमेस्टर में सीखते हैं। तो मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाया मैंने कि इकट्ठा हो जाएगा तो है ना, वो तो फिर वहाँ पे ख़राब हो जाएगा, कुछ एक साल भी नहीं चलेगा वो बॉयलर। पर मैंने ये नहीं सोचा कि एक बॉटल भी डाल दिया तो। पर अब आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो एक बंदे ने मुझे बताई थी। अगर आप बीच पेपर में सॉल्व करते टाइम, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कोई ऐसा लॉजिक लगा लो जो कि कोई और नहीं लगा पाएगा। यानी आपको अगर ये फीलिंग आ जाए कि यार ये क्वेश्चन तो पूरा सिर्फ मैं ही सॉल्व करूँगा, मैंने ही कुछ अलग लॉजिक निकाल लिया है जो कि किसी के भी दिमाग में नहीं आएगा, तो आपका लॉजिक गलत है। क्योंकि यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन बनाती ही नहीं है जो कि सिर्फ एक ही इंसान को समझ में आए, वो सबके लिए बनाती है। तो इसलिए क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग वाला बिल्कुल ही एकदम डीप टेक्निकल इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगा दिया था, इसलिए मेरा गलत हो गया। जनरल दिमाग लगाओगे क्वेश्चन ठीक होगा, टेक्निकल दिमाग लगाओगे क्वेश्चन गलत कर दोगे, ठीक है। इसलिए इसका आंसर है नन, ठीक है ना। बहुत कुछ सीख लिया इस क्वेश्चन से। तो कहाँ पहुँच गए थे हम? क्वेश्चन नंबर 75 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ सीस्मोग्राफ, पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स। करेक्ट पूछा है, ठीक है। अब देखो पी वेव्स, एस वेव्स, ये मुझे पता था कि पी वेव्स पहले आता है तभी उसे प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, एस वेव्स बाद में आता है तभी उसे सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। ये तो मुझे पता था, ठीक है। अब ये वाला जो था ना, ये मैं भूल गया। मतलब मैंने पढ़ा तो था पर मैं कंफ्यूज हो गया कि पी वेव्स में ऐसी वाली वेव होती हैं या फिर एस वेव में होती है। तो फिर अब बिल्कुल भी याद तो आ नहीं रहा, तो मैंने अपना हीरो वाला दिमाग लगाया क्या कि पी वेव्स और एस वेव्स में स्वैप हुआ होगा। जैसे पिछले कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें हमने देखा कि स्वैप हो रहा है कई बार, तो मैंने सोचा इसमें भी कर दिया होगा। तो पी वेव्स में एस वेव्स का लिख दिया होगा और एस वेव्स में पी वेव्स का लिख दिया होगा। तो मैंने ये सोच के गलत कर दिया इसको। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, 1 ओनली मैंने लगा दिया था, ये गलत था। इसका बोथ है आंसर, ठीक है। तो ये मेरा गलत हो गया। Question number 74. Consider the following statements. Statement 1. The temperature contrast between continents and oceans is greater during summer than in winter. अच्छा, तो मैंने सोचा कि सही है, क्योंकि विंटर में तो ओशियन है, थोड़ा बहुत गर्म बना रहता होगा, और जो विंटर है उस टाइम में एकदम ज़्यादा ठंडा हो जाता होगा, तो कॉन्टिनेंट एकदम ठंडा हो जाता होगा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होता होगा, तो मैंने इसको सही मान लिया, ठीक है। पर जबकि मैंने उल्टा सोच लिया था, ये गलत हो गया। तो क्योंकि उस टाइम पे कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे नहीं थे, बस हाँ थोड़ा बहुत सब कुछ पढ़ लिया था। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ मोर देन दैट ऑफ लैंड सर्फेस, ये मुझे पता था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि हाँ ये सही होंगे, पर इसमें पहला वाला गलत था, तो ये मेरा गलत हो गया। 73. द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अब देखो यहाँ पर रेन फॉरेस्ट है तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ लीच हो जाएंगे इस ज़मीन में। तो ये सोच के मैंने इसको गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल नहीं होती वो, ठीक है। ये सभी एनसीईआरटी वगैरह में भी दिया होगा। द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। अब ये मुझे पता था कि अगर आपको कोई भी चीज़ को डिकम्पोज कराना है तो उसके लिए आपको लाइफ की ज़रूरत पड़ेगी, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, बायो डिकम्पोजिशन। और लाइफ कैसे होती है? लाइफ कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? जहाँ पर वाटर होता है यानी मॉइस्चर, या और प्लस यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ये दो चीज़ें अगर जहाँ पर सबसे ज़्यादा होंगी, लाइफ वहीं पर सबसे ज़्यादा होगी। इसीलिए एक क्वेश्चन आया था पहले कि कहाँ पर किसकी इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो रहा था लोगों को, रेन फॉरेस्ट में या फिर कोरल्स में, ठीक है, या फिर मैनग्रोव्स में शायद।
या फिर कोरल्स, कुछ ऐसा ही था, कोरल्स था शायद। तो उसमें ये है कि रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर तो बहुत हाई होता है और वहाँ पे पानी भी बहुत होता है, पर कोरल्स के पास टेम्परेचर भी ज़्यादा है और पानी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कोरल्स में ज़्यादा होगी। तो ये आप समझ लो हमेशा कि लाइफ इक्वल्स टू वाटर प्लस हीट, ठीक है ना, वाटर प्लस टेम्परेचर। ये जिसके पास सबसे ज़्यादा होगा उसके पास ही सबसे ज़्यादा लाइफ होगी, ठीक है। और ये मैंने अपने PYQ एनालिसिस में वो क्वेश्चन सॉल्व किया है, कीवर्ड एनालिसिस। अगर आपने नहीं देखा हो तो वीडियो देख लेना, बहुत काम किया है वो सारी वीडियोस, PYQ को बहुत डिटेल में, उसमें कॉन्सेप्ट वगैरह भी क्लियर किया है, ठीक है। तो ये मेरा सही हो गया था, क्यों? क्योंकि मैंने पहला डिलीट कर दिया। जैसे ये डिलीट करोगे तो फिर ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 कहाँ पर गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, ये सिर्फ डी में ही है, ठीक है। तो अगर आपने इस टाइप की क्वेश्चन में अगर एक भी एलिमिनेट कर लिया ना तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। विद रेफरेंस टू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली 10 टाइम्स दैट ऑफ पोल्स। अब भाई देखो, ये 10 टाइम्स ऐसा कुछ क्वांटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि 365 दिन होते हैं साल में, और उसमें अर्थ और सन का जो वो है डिस्टेंस वो चेंज होता रहता है, टिल्ट चेंज होती रहती है, मतलब टिल्ट तो वही है पर मूवमेंट जो रोटेशन होता है उसकी वजह से फेसेस चेंज होते रहते हैं। तो इस वजह से 10 टाइम से ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, बढ़ता घटता रहता है। तो 1 तो गलत हो गया। और वैसे भी डेटा है ना, डेटा को रॉन्ग किया। इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसोलेशन, डेटा है, रॉन्ग करो, ठीक है। वैसे भी इंफ्रारेड रेज मतलब अब सन रेज कितनी सारी होती है, गामा रेज, बीटा रेज, उसमें इतना इंफ्रारेड का 2/3 हो जाएगा, बाकी सबका 1/3 में आ जाएगा, ऐसा कैसे होगा, ठीक है। तो ये भी गलत। विजिबल लाइट भी तो कितनी होती है। इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली अब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर वेपर दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। हाँ, इंफ्रारेड वेव्स है, तो ये जो अर्थ वाली जो वेव्स होती हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, वो पानी सोख लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। कहाँ पर? जो उनका मतलब जो गैशियस वेपर होता है वहाँ पर, तो इस वजह से वो ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर, है ना। तो ये सही है। फिर डी, इंफ्रारेड वेव्स आर ए पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। ये इंफ्रारेड अलग है और विजिबल अलग है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये मैंने ये किया और ये सी मेरा सही आंसर हो गया, ठीक है ना। ये दोनों तो मैंने एलिमिनेट कर दिए थे, इसमें मुझे थोड़ा डाउट था, तभी मैंने यहाँ पे देखो ये तो लगा रखे हैं, इसमें और 50% लिख रखा है, तो इसका मतलब मुझे इन दोनों में से कन्फ्यूजन था, पर फिर मैंने ये कुछ सोचा होगा। हाँ, मतलब मैं बता देता हूँ क्या सोचा था, डेटा सोचा था मैंने, डेटा गलत होता है तो सी सही हो गया, ठीक है। फिर अब देखो ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली आता था। क्यों आता था? क्योंकि मेरे यूरोप में कुछ बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब बहुत क्लोज दोस्त हैं, तो इस वजह से मुझे वहाँ की जियोग्राफी तो बहुत ज़्यादा पता है, स्पेशली चेक रिपब्लिक, ठीक है। यहाँ पे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इस वजह से मुझे ये तो पता था। तो और वैसे भी यूक्रेन वॉर वगैरह हुआ था तो उनसे बात वगैरह होती थी दोस्त टाइम पर, उस टाइम पे स्पेशली बहुत बातें हो रही थी इस बारे में, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, किन किन को खतरा है, वो सब सोचते रहते थे। तो चेक रिपब्लिक को इतना खतरा नहीं था, तो ये हटा दिया, मतलब ये मुझे पता था। हंगरी और रोमेनिया यही है, ठीक है। तो इस वजह से ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 70, अब इसमें भी रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैव अडॉप्टेड, ऑल द कंट्रीज हैव अडॉप्टेड। देखो मैंने कर रखा है ना रिसेंटली और ऑल, तो ऑल में क्या है, सभी कंट्री ने अडॉप्ट कर लिया हो यूनाइटेड नेशंस की, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा रेयर होती है, मतलब बहुत 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 ज़्यादा रेयर, ठीक है। जैसे एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वो शायद यूनिवर्सल उसका अडॉप्शन है। तो इस तरीके की चीज़ें गलत होती हैं जिसमें सारी कंट्रीज अडॉप्ट कर ले, क्योंकि कोई ना कोई एक कंट्री तो होती है जो दिमाग खाती है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट स्टेटेड इन द GCM आर बाइंडिंग, ये भी वही बात है कि बहुत ही कम ऐसे वो होते हैं कन्वेंशन वगैरह जो बाइंडिंग होते हैं, प्रोटोकॉल्स वगैरह उनमें कम होते हैं, ठीक है। द GCM एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस पीपल ऑल्सो इन द ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट्स। अब देखो ये उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्लिक नहीं किया कि, तो मैंने सही सोच लिया कि हाँ ये भी इंटरनली डिस्प्लेस को भी करता होगा, पर ये ग्लोबल कॉम्बैट फॉर सेफ एंड ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन है, ग्लोबल तो इंटरनेशनल होगा ना। ये चीज़ मेरे दिमाग में बाद में आई, पर तब तक 2 घंटे निकल गए थे, तो इसलिए मैंने ओनली 1 लगाया, गलत हो गया, और इसका डी नन था इसका सही आंसर। 69, द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन इज़ अ ट्रीटी दैट, तो इसमें अलग ही था, इसमें मैंने जो सही था उसको गलत कर दिया, गलत था उसको सही कर दिया, तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया मेरा। इसमें क्या है, लिमिट्स द लेवल्स ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ये मैंने सोचा लिमिट थोड़ी करेगा, ऐसे करके मैंने इसको क्रॉस कर दिया। मेक्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। अब देखो मैंने मेक्स पर सर्कल लगा हुआ है, एनसर्कल किया हुआ है, और मैंने इस स्टेटमेंट को क्रॉस भी किया है कि ये गलत है, पर फिर ओवर थिंकिंग की मैंने, और मैंने इसको सही मार्क कर दिया, ठीक है ना। तो ये होगा आपके साथ, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इतने कॉन्फिडेंट हर किसी क्वेश्चन में नहीं होगे कि ये वाला हो जाएगा, सोचोगे और गलत करके आ सकते हो सकता है। तो उसमें एडवाइस ये है कि
जो पहली बार में जो सही लगे ना वही सही होता है, बाद में ओवर थिंकिंग करने के बाद जो आंसर आए उसको मत किया करो, ठीक है। जबकि देखो मैंने यहाँ पे इसको देखो मैंने क्या किया है, देखो कितना मतलब इतनी बड़ी गलती। देखो आपको दिख रहा है ये दिख रहा है, मैंने इसको पहले टिक लगाया है, ठीक है, और मैंने इसको क्रॉस किया है। बाद में ओवर थिंकिंग करने के बाद मैंने इसको क्रॉस किया है और इसको टिक लगा दिया है। ये सारी गलतियों से सीखा था मैं, तब जाके 2024 में मेरे 128 आए। समझ रहे हो ना, ये सिली मिस्टेक्स मैंने कम की तो होंगी शायद, पर कम की शायद, ना के बराबर थी इस तरीके की। ओवर थिंकिंग मैंने शायद नहीं की। तो इस तरीके से आपको बचना है, ठीक है। अब मैं आपको इसके लॉजिक बता देता हूँ। देखो ये जो इस टाइप के वर्ड्स होते हैं ना, कंट्रोल, ठीक है ना, मेक, इम्पोज, मस्ट, इस तरीके के वर्ड्स गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट या फिर ये इस तरीके की जो भी यूरोपियन यूनियन की कोई भी गवर्नमेंट या फिर यूनाइटेड नेशन किसी पे इम्पोज नहीं करती कोई चीज़ें, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे आरबीआई ने, ऐसे कोई स्टेटमेंट है कि आरबीआई ने बैंकों पे इम्पोज कर दिया कुछ, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी नहीं दिखाती कि गवर्नमेंट किसी पे इम्पोज करती है कुछ, ठीक है ना। मतलब फ्रीडम दिखाती है यूपीएससी कि देखो हमारी इंडिया में कितना फ्रीडम है। ऐसे क्वेश्चन ही नहीं आएंगे जिसमें गवर्नमेंट को ऐसा दिखाया जा रहा होगा जो लिबर्टी को इंक्रोच कर रहा है। अब देखो जैसे आपने देखा होगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ तक है, ज़्यादा ना, 33 भी फंडामेंटल राइट है, 34 भी है, 35 भी है, पर क्वेश्चन हमेशा 32 तक ही आते हैं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि 33, 34, 35 में किस टाइप की फंडामेंटल राइट्स पर रेस्ट्रिक्शन है। वहाँ पर ये कि आर्मी वालों को कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, तो यूपीएससी उन पर क्वेश्चन ही नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि वो 3-4 राइट्स ऐसे हैं, वो आर्टिकल ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट को बैड लाइट में लिबर्टी को एनक्रोच करते हुए दिखाते हैं। और हमेशा यूपीएससी ये दिखाती है कि हमारी गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, देखो स्कीम लेकर आई है तो कितना अच्छा कर रही है, स्कीम में कुछ हमेशा अच्छी चीज़ें लिखी होंगी, गलत मतलब कुछ बुरी चीज़ होगी तो हमेशा गलत हो जाएगी। समझ रहे हो ना? तो ये आपको माइंडसेट समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला ये इम्पोज वाली बात, मेक द कंट्रीज, मतलब कंट्रीज को ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, गलत हो जाएगा। इनेबल्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर टेक्नोलॉजी। अब देखो शेयर देयर टेक्नोलॉजी, एक चीज़ हमेशा समझ लो, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी टेक्नोलॉजी। तो उनसे कुछ भी मांग लो, तुम उनसे उनकी किडनी मांग लो, पर टेक्नोलॉजी मत मांगना, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी तो कभी शेयर नहीं करते, कभी भी नहीं। तो ये तो आपके दिमाग में पूरी तरीके से होना चाहिए। मतलब अब मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफकोर्स ये तो मैं गलत करके आया हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 1 इसका सही है, ये 2 गलत थे, मैंने ओनली 2 इन दोनों को सही मान दिया, तो वो गलती हो गई, ठीक है। जबकि शुरू में मैंने गलत किया था, तो समझना, ठीक है, कि लर्निंग क्या लेनी है इसमें से, कि ओवर थिंकिंग नहीं करना है। 68, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। मैंने डेटा देखा, मैंने इसको गलत मार्क कर दिया, दिख रहा है ये गलत मार्क कर दिया। ओवर थिंकिंग की, मैंने दोनों को सही मार्क कर दिया। कितनी ओवर थिंकिंग? ये होता है जब आप नए होते हो प्रिपरेशन में, आपको लगता है कि आप जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो। अब मैं नहीं करता ऐसी ओवर थिंकिंग, क्योंकि मुझे मतलब कॉन्फिडेंस ग्लास से ओवर फ्लो होता है मेरा। मैं पेपर देने बैठता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, मैं ही तो पेपर बनाया था मैंने, और मैं ही उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसलिए अब ये नहीं कि उससे मेरे 200 में 200 आ जाते हैं, पर कॉन्फिडेंस से मार्क्स बढ़ते हैं। अभी है ना, ये देखो मैंने कई सारे क्वेश्चन जो मुझे आते थे, जो मेरे सही हो जाते, उनको मैं ओवर कॉन्फिडेंस की जगह जो अंडर कॉन्फिडेंस है उससे गलत करके आया हूँ। यहाँ पर मैंने डेटा देख के गलत कर दिया, और ये डेटा गलत ही था, पर मैंने फिर मैंने सही आंसर मुझे ये लगाना चाहिए था, है ना। ये जैसे ही आप इस स्टेटमेंट को गलत करते, क्या हो जाता, ये वाला कैंसिल हो जाता, ये हो जाता, डायरेक्ट डी आंसर आ जाता। पर मैंने ओवर थिंकिंग किया, मैंने सोचा कि अरे 2022 में एक क्वेश्चन आया था, उसमें WHO का बहुत सारा डेटा दिया हुआ था और वो डेटा सही था, तो क्या पता ये डेटा भी सही हो। तो मैंने ये सच में ऐसा सोच रहा था मैं, ये हो गया, मैंने इसको क्या कर दिया, सही मान लिया और ये लगा दिया। और इसमें देखो मैनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया, वो बोल रहा है मैनी बोल रहा है, मतलब ऑल नहीं बोल रहा, और सम आपको पता है सम तो सही होता है। तो इन सभी के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से फ़ायदा उठाया इन्होंने, ऐसा है। तो ये सही मान लिया मैंने, इसको भी मैंने सही मान लिया और ये लगा दिया कि हाँ इतना, तभी हमारे एक्सपोर्ट बढ़ गए इतने, पर जबकि ये कुछ 1.8% है, ठीक है। तो इस तरीके की यार ओवर थिंकिंग से बचना, अगर जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं ना उनके लिए तो स्पेशली ये बात है, ठीक, ओके। रिसेंटली USA एंड EU हैव लॉन्च्ड द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, होगा पता नहीं मुझे तो। The USA and EU claim that through this they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control. Claim, control, कितने पावरफुल वर्ड्स हैं। मैंने कहा ना इस तरीके के वर्ड्स नहीं होते सही, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, तो मैंने इसका सही लगाया है, सिर्फ देखो मैंने गोले भी वही लगाए हैं, है ना। तो ये डिटेक्ट हो जाते हैं मुझे।
तो सी हो गया सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द, वो नहीं बोला स्विट्जरलैंड इज द ओनली लीडिंग एक्सपोर्टर, नहीं बोल रहा, वन ऑफ द बोल रहा है। ठीक है, होगा उनमें से, जनरल स्टेटमेंट है, तो मैंने इसको सही मान दिया कि वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर होगा। स्विट्जरलैंड हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट, डेटा हटाओ। अब मैं फिर बोल रहा हूँ भाई 2024 में डेटा बहुत गलत, मतलब डेटा बहुत सही हुए हैं, तो ये वाली टेक्निक 2025 में लगाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि काम कर जाए। ठीक है ना, ये 2023 में सैचुरेट हो गई है। ठीक, अब धीरे धीरे यूपीएससी डेटा को सही करने की कोशिश कर रही है। आपको 2024 में बहुत सारा डेटा वो मिलेंगे, सही मिलेंगे। ठीक है, इसलिए ऐसा मत सोचना कि मैं 2023 में जो टेक्निक लग गई वो 2025 में भी लगेगी। यूपीएससी को जो पकड़ में आ जाती हैं वो दोबारा नहीं होता फिर। ठीक है, तो मैंने ये देखा सेकंड, इसको हटा, सेकंड लार्जेस्ट, और मैंने सोचा ठीक है। अब देखो ये क्यों है, ये सेकंड क्यों गलत है, क्योंकि एग्जामिनर ने पेपर बनाया मान लो आज, ठीक है ना, आज जैसे 14 अप्रैल है ना, तो 14 अप्रैल को एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया। अब क्या होगा, 10 दिन बाद कुछ होने वाला है। ठीक है ना, 10 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है। गोल्ड रिजर्व तभी तक डिस्कवरी हो गई कि अब तो इंडिया में मिल गए गोल्ड रिजर्व, बहुत सारा गोल्ड रिजर्व मिल गया। इंडिया आ गया सेकंड नंबर पे और स्विट्जरलैंड थर्ड पे चला गया। अगर मान लो ये सही है तो एग्जामिनर का क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा ना। तो जो भी ऐसा क्वेश्चन है, जो भी ऐसा स्टेटमेंट है जो अगले 10 दिन में रिजल्ट आने से पहले गलत हो सकता है, चेंज हो सकता है, वो एग्जामिनर हमेशा गलत ही देता है। ठीक है ना, तो इस वजह से ये डेटा इस टाइप के गलत हो जाते हैं। तो ये गलत, ये सही, सी इसका सही आंसर हो गया। Consider the following statements in respect of the Constitution Day. The Constitution Day celebrated on 26 November every year to promote constitutional values among citizens. बिल्कुल सही, ये तो सबको पता है। On 26 नवंबर ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, नहीं भाई यहाँ तो इस टाइम पे तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन के तैयार हो गया था, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। और क्या है फिर, सी सही हो गया, सिंपल, ये तो बेसिक है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज, अब देखो वन ऑफ द यहाँ भी है पर ये टेक्निक यहाँ फेल हो जाएगी, वन ऑफ द गलत हो जाएगा, पर मैंने एक सही मार्क कर दिया, क्यों, क्योंकि वन ऑफ द है। और साइजेस ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया 600 बाई 400 मिलीमीटर। अब देखो यहाँ दो डेटा हैं, ठीक है, अब ये 3:2 है, ठीक, 3:2, ये भी 3:2 में ही है, अगर आप डिवाइड करोगे इन्हें तो 3:2 आ जाएगा। तो मैंने सोचा ये 3:2 है, ये भी 3:2 रेशो बन रहा है, तो हाँ ये सही होगा, तो मैंने, और वन ऑफ द भी है तो मैंने इसको सही मान दिया, ए कर दिया, जबकि ये गलत है, ये सही है। ठीक है, तो ये डी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है ना, अब ये कहाँ से था, ये इंडिया ईयरबुक से था ये क्वेश्चन। ठीक, 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे। अच्छा मैंने बताया नहीं, शायद बहुत सारे क्वेश्चन PYQ से भी रिपीटेड थे। 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे। अब ये मुझे नहीं पता, तारीख मुझे नहीं पता थी। इट वॉज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च। अब मुझे स्वदेशी मूवमेंट 1905 में तो पता था, पर 7 अगस्त में लॉन्च हुआ ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम पे ऑफकोर्स प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा डीप नहीं थी, तो मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। ठीक है ना, ये मेरा शायद तीसरा ड्रॉप्ड क्वेश्चन था। ऑलराइट, और ये क्वेश्चन PYQ से आया। ठीक है, PYQ के कीवर्ड एनालिसिस से जो मैंने करवाया ना, उसमें मैंने बताया, देख लेना अगर आपको कीवर्ड एनालिसिस अगर करवाना हो तो। ठीक है, हाउ मैनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, बेसनगर, भाजा एंड सित्तनवसल। अब इसमें 2 सही हैं, ठीक है ना, पर मैंने क्या सोचा कि बुद्धिस्ट है, ये जैन है, तो मेरे ख्याल से स्वैप कर दिया होगा, तो भाजा जैन होगा, सित्तनवसल बुद्धिस्ट होगा, मैंने स्वैप करके सोच लिया और मैंने इसका ओनली 1 लगा दिया, तो जबकि गलत हो गया, ओनली 2 है इसका। तो ये सारी इस तरीके की गलतियाँ होती रहती हैं भाई, कुछ जगह काम कर जाती हैं, कुछ जगह नहीं भी करती। ठीक है, तो इसलिए आप अगर ये सोचो कि मेरे पास तो एलिमिनेशन टेक्निक्स है, मेरे पास तो कॉमन सेंस एल्गोरिथम्स है, मैं तो ऐसा करूँगा कि बस यही करके जाऊँगा, सब में लग जाती है, बिल्कुल भी नहीं। इन ट्रिक्स का 6 to 7 का रेशो होता है, 10 में से 6 या 7 क्वेश्चन में लगती हैं और 4 क्वेश्चन में नहीं लगती। अब ये विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट एंड रॉबर्ट सीवल, जेम्स बर्गस एंड वॉल्टर एलियट आर एसोसिएटेड विथ। ये लोग किससे एसोसिएटेड है, ये NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है ना, उसमें वॉल्टर एलियट दिए हुए हैं, बाकी सब तो नहीं दिए हुए। मैंने सोचा कि यार देखो ये तो कैमोफ्लाज हो रहा है यहाँ पे, कैमोफ्लाज टेक्निक मैंने अपनी कीवर्ड एनालिसिस में बताई है आपको। अगर 2 स्टेटमेंट एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो अच्छा, उन कीवर्ड एनालिसिस वीडियो में मैं कई सारी मैंने आपको एलिमिनेशन टेक्निक भी सिखाई है, तो अगर आपको वो सीखना है तो वो भी देख लेना उसमें। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया में, कि UPSC क्यों पूछेगी यार प्रेस वगैरह की, और ये नाम इतने ज़्यादा फेमस भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि ये तो नहीं होगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चर्चेज इन द प्रिंसली स्टेट्स, चर्चों के बारे में भी क्यों पूछेगी, रिलीजियस चीज़ों पे UPSC क्वेश्चन इतना बनाती नहीं, तो ये भी मैंने गलत कर दिया, ये तो मैंने पहले गलत कर दिया था, दिख रहा है। अब मुझे डाउट था इसमें और इसमें,
तो मैंने सोचा आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन तो मैंने बहुत सारे पढ़े हैं, अगर नाम सुना होता अगर एक भी होता तो फिर मैंने ये रेलवे इन कॉलोनियल इंडिया कर दिया, क्योंकि ये बिल्कुल मुझे कुछ नई चीज़ लगी। मैंने सोचा कि इस बार शायद यूपीएससी ने कुछ नई चीज़ पर क्वेश्चन बनाया तो शायद इस पर बनाया होगा, तो ये नहीं था, उसका आंसर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन ही है, तो ये भी गलत हो गया। G20 ग्रुप, ये चलो थोड़ा इजी क्वेश्चन था। G20 was originally established as a platform for the finance minister and central bank governors to discuss the international income and international economic and financial issues। अब आप बोलोगे यहाँ पे ओरिजिनली है, फिर क्यों ये सही हो गया? देखो हर जगह मैंने कहा ना ट्रिक नहीं लगती, 3 बार ओरिजिनली आया है इसमें, इनमें से 2 बार सही है, 1 बार गलत है, ठीक है। पर मुझे दिखाई दे गया था क्योंकि मैं G20 पढ़ के गया था उस टाइम पे, 2023 में G20 का बहुत बाजा बज रहा था, तो G20 मैंने अच्छे से पढ़ लिया था, मुझे पता था कि सेंट्रल बैंक गवर्नर वगैरह ये सब होता है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ, देखो वन ऑफ फिर आ गया G20 प्रायोरिटीज़, तो ठीक है, बोथ 1 and 2, ये चीज़ तो पढ़ी हुई है। G20 उस टाइम पे जो भी था वो सब पढ़ के गए थे G20। कंसिडर द फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट्स, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले, देखो मैंने लाइन अंडरलाइन कर रखा है ना, एक्सपेक्टेड टू प्ले, अब आज नहीं कर रही तो कल कर लेगी, है ना। ग्रीन हाइड्रोजन तो इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है ना अभी, तो मैंने इसलिए 1 2 3 ऑल कर दिया और उसका यही सही आंसर है, ठीक है। अब फिर चैड, गिनी, माली एंड सूडान कॉट द इंटरनेशनल अटेंशन ऑफ फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कॉमन टू ऑल ऑफ देम। अब देखो ये क्वेश्चन, अच्छा अब देखो, डिस्कवरी ऑफ रिच डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक बताता हूँ, मैंने आपको बताया ना कुछ वर्ड गलत होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी गलत होते हैं, कई बार वो आया है पेपर में, जहाँ भी 4 इस तरीके के ऑप्शन होते हैं उनमें से एक रेयर अर्थ एलिमेंट्स होता है, वो गलत होता है ज़्यादातर, तो ये मुझे पता था। स्टैब्लिशमेंट ऑफ चाइनीज़ मिलिट्री बेसिस 2022 में, अब ये मैंने कैसे गलत मार्क किया, क्योंकि 2022 में एक स्टेटमेंट आया था जिसमें बिल्कुल यही था कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइनीज़ मिलिट्री बेसिस, तो मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था 2022 की, तो है ना मुझे ये दिख गया, तो मैंने इसको सही मार्क कर दिया था। मुझे बाद में पता चला जब मैंने आंसर देखा था कि गलत है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो चाइनीज़ मिलिट्री बेसिस वाला हमेशा गलत होता है, इस तरीके की मुझे हिंट मिली उसमें से, तो मैंने यही लॉजिक पे ये कर दिया उस टाइम पे गलत। अब उस टाइम पे ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव बहुत चल रहा था, बहुत ज़्यादा ही चल रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार ये सही होगा, इसका साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट, ग्रेट ग्रीन वॉल किस लिए है, वो सारा एक्सपेंशन को कम करने के लिए, तो उस टाइम पे न्यूज़ में था, मैंने सोचा इसीलिए होगा, तो मैंने ये हटा दिया, मतलब मैंने यही लगा दिया। सक्सेसफुल कू, ये मतलब मैंने सोचा यार ये तो मुझे पता नहीं है कुछ भी, तो मैंने यही लगा दी, जबकि इसका आंसर यही था सक्सेसफुल कू, तो ये भी गलत हो गया। कई सारे क्वेश्चन गलत हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो हाउ मेनी ऑफ दीज आर करेक्ट, एरिया एंड कॉन्फ्लिक्ट, तो डॉनबास सबको पता है कि कहाँ था ये, यूक्रेन में, तो ये तो गलत कर दिया मैंने कि ये सीरिया में नहीं है। टिग्रे मुझे पता है कहाँ, इथियोपिया में था शायद, इथियोपिया एरिट्रिया वगैरह वाले एरिया में, तो ये भी नहीं है। अब कचिन का मुझे पता नहीं था, तो नहीं पता था, तो मैंने सोचा यार होगा शायद यही सही होगा, तो मैंने ओनली 1 लगा दिया, जबकि मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ था उस टाइम पर कि भाई इथियोपिया तो टिग्रे है ना, तो ये तो इसका है, ये इसका है, तो फिर यूपीएससी एक ही जगह पर 2 क्यों देगा, तो इसलिए मुझे ये गलत करना चाहिए था। मैंने बताया था ना एक बार पहले वाले वीडियो में कि सेफेड्स और नेबुला, उन दोनों के बीच में अगर नेबुला ऊपर लिखा हुआ है, नेबुला वाला गैस क्लाउड सेफेड्स के में दिया हुआ है, तो सेफेड्स और नेबुला दोनों ही गलत हो जाते हैं। तो फिर जब टिग्रे इथियोपिया में दिया हुआ है, मुझे पता है कि टिग्रे इथियोपिया में है, तो फिर मैंने कचिन का इथियोपिया क्यों मार्क कर दिया, गलत होना चाहिए था, एक्चुअली म्यांमार में था, तो मैंने ये कर दिया और मेरा गलत हो गया, वंदन हो गया। देखो कितने सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन, ये मैंने अपने शायद टेलीग्राम चैनल पे भी डाला है ये वाला। अच्छा, तो आपको अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डालता हूँ मैं, तो आप ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नहीं तो आप सर्च कर लेना @countercoach, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द 44th चेस ओलंपियाड। अब देखो ये मुझे पता था, क्योंकि मतलब ये पता था कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, क्योंकि करंट अफेयर था 2022 में हुआ था चेस ओलंपियाड, और मैं चेस खेलता भी हूँ, तो मैं थोड़ा फॉलो करता हूँ। जैसे अभी आजकल फिर से चेस पे क्वेश्चन आ सकता है इस बार, क्योंकि जो गुकेश हैं वो जीत गए हैं क्या चेस चैम्पियनशिप, फीडे चेस चैम्पियनशिप जीत गए, ठीक है ना, ओके, डिंग लेरेन को हरा दिया उन्होंने। अब तो फर्स्ट टाइम ये मुझे पता था। ऑफिशियल मैस्कॉट वॉज नेम्ड थम्बी, ये भी मुझे पता था, ठीक है ना। अब ये जो है 3 और 4 ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, पर वही ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द ओपन सेक्शन ऑफ द वेरामेंचिक कप इज द वेरामेंचिक कप, ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द वुमेन्स सेक्शन इज द हैमिल्टन रसल कप। अब ये दोनों ही स्टेटमेंट कितने एक जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, तो मुझे लगा कि शायद विनिंग जो वो होगी टीम इन द ओपन सेक्शन वाली मेरे ख्याल से ये होगी, वही मैंने स्वैप वाला लॉजिक लगाया। हो सकता है यूपीएससी ने स्वैप कर दिया, उसका इधर दे दिया, उसका इधर दे दिया, तो यही हुआ था, ये दोनों ही गलत मैंने कर दिए और ओनली 2 सही आंसर आ गया। एक्चुअली यूपीएससी ने सच में स्वैप कर दिया था इनमें, तो मैंने कहा ना स्वैप कभी कभी चल जाता है, कभी कभी नहीं चलता, तो उसमें ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि आप फ़ायदे में किस में रह रहे हो। अब ये कहाँ गए, ये इंडिया ईयर बुक का क्वेश्चन है, डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड उठाया वहाँ से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड
फॉर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय द स्पोर्ट्स पर्सन ओवर द, देखो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये नहीं है, ये हमारा सबसे बेस्ट अवार्ड है जो कि हम उसके लिए देते हैं, खेल रत्न के लिए, ठीक है ना। तो ये वो वाला नहीं है, ये अर्जुन अवार्ड की डेफिनेशन है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये मुझे पता था क्योंकि मैंने इंडिया ईयरबुक के कुछ सेक्शंस पढ़े थे उस टाइम पर। तो ये गलत हो गया ये। और फिर अर्जुन अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अर्जुन अवार्ड नहीं मिलता, ये तो 4 ईयर्स के लिए मिलता है। तो ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, शायद ये गलत हो गया ना, हाँ। फिर द्रोणाचार्य टू ऑनर कोचेस, ये सही था। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कंट्रीब्यूट आफ्टर रिटायरमेंट, ये भी शायद यही है। तो इसमें कुछ भी हो, पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या सोचा था, पर इसमें से मैंने ओनली 2 कर दिया था। मुझे 2 इसमें ठीक लगे थे, 2 गलत लगे थे, तो मैंने ओनली 2 कर दिया था। शायद मुझे ये ठीक लगा था या कौन सा भी, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। अब इसमें यही तो है कि अगर आपको ये 2 ठीक लगे हों जबकि आंसर ये 2 हो, तब भी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओनली 2 तो कोई से भी सही हो सकते हैं। ये फैलेसी थी इस वाले पैटर्न में लोगों के, इसलिए कई बार ज़्यादा मार्क्स आ जाते थे, क्योंकि इसमें 1-2 क्वेश्चन उनके सही हो गए। कुछ लोगों के 10-12 क्वेश्चन इस तरह के सही हो गए थे, उन्होंने सोचा ये दोनों सही होंगे, जबकि सही ये दोनों थे, पर आंसर तो दोनों ही टाइम में ओनली 2 होगा, तो इस वजह से हो गया, ठीक है। इसलिए यूपीएससी ने फिर बैक ट्रैक किया और फिर 2024 में नॉर्मल क्वेश्चन थी। इजराइल हैज़ एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट्स, हाँ सम अरब स्टेट्स, कुछ अरब स्टेट्स के साथ तो डिप्लोमेटिक जो टाइप्स वगैरह हैं वो इजराइल ने कर ही लिए हैं, ठीक है। द अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया वाज साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग। अरब लीग कितने सारे मेंबर्स हैं इसमें, इजराइल के इतने सारे दुश्मन भरे हुए हैं और इजराइल और अरब लीग साइन करेगी, तो ये गलत हो गया। मैंने ये सोचा और ये 1 सही हो जाएगा क्योंकि इसमें सम दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो गया, ठीक है ना। सम वाले जहाँ मिल रहे थे मैं सम को ठीक करते जा रहा था। नॉर्थ कीवू एंड इटूरी, नगोर्नो कराबाख, ये मुझे पता था, बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में था। तो नगोर्नो कराबाख कहाँ था, ये था अर्मेनिया में, ठीक है। और तो अगर ये अर्मेनिया में है तो फिर नॉर्थ कीवू एंड इटूरी नहीं होगा, है, क्योंकि अर्मेनिया वाला इधर दिया हुआ है, जबकि इसका आंसर तो ये है, तो ये दोनों ही गलत हो गए। फिर खैरसान एंड ज़ेफोराइजिया, ये भी यूक्रेन में है, ये भी हमने पढ़ा है, तो सारे ही गलत हो गए, नन हो गया, ठीक है। तो ये मेरा सही हो गया था। फिर अब इसका मुझे सही आंसर पता नहीं क्या है, पर मैंने इसमें क्या लगाया था, तो ऑथराइज वेयरिंग। अब मैंने सोचा कि यार ऑथराइज वो अनऑथराइज वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में क्यों आएगा, मतलब ऑफिशियल सीक्रेट में सीक्रेट चीज़ें आती होंगी, तो मैंने सोच के गलत कर दिया, जबकि ये सही है। दिस इज़ वियर्ड, आई नो, दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। यार ऑफिशियल सीक्रेट्स में क्यों रख रखा है ये वियरिंग ऑफ मिलिट्री यूनिफॉर्म। फिर नोइंगली मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद अ पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर व्हेन इंगेज्ड इन देयर ड्यूटीज़। knowingly misleading or otherwise interfering with police officer or military officer when engaged in their duties, ये इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट क्यों होगा, तो मैंने सोच के गलत कर दिया। सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन इंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, ये आर्म्स एक्ट में, हाँ ये मुझे लगा कि आर्म्स एक्ट में ये होता होगा, तो मैंने फिर क्या किया, इसको सही कर दिया, तो ओनली 1 मार्क कर दिया, जबकि ये भी सही था, ठीक है। तो इसका आंसर ओनली 2 है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये गलत होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख के मैं डर गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन चाहे कितना भी कर लूँ पर मुझे नहीं आ रहा था समझ में, तो मैंने छोड़ दिया था। ये इंडिया ईयरबुक से आया क्वेश्चन, ठीक है। होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने सोचा यार ये पुलिस वाला कुछ होता होगा, तो ये स्टेट गवर्नमेंट में आती है पुलिस, तो ये सोच के मैंने इसको गलत सोचा, ठीक है। करके किया फिर भी नहीं मैंने ये क्वेश्चन, पर मैंने सोचा तो था इसके बारे में। फिर द रोल ऑफ होम गार्ड्स इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। ऑक्सिलरी फोर्स तो किया, हाँ सोचा कि सही होना चाहिए। टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर कोस्टल एरिया द बॉर्डर विंग होम गार्ड बटालियन हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट्स, फिर सम आ गया तो मैंने इसका कर दिया। अब मुझे नहीं पता मैंने क्यों छोड़ा एक्चुअली, जबकि मुझे इसका सही आंसर मिल गया था, ठीक है। इसका आंसर ओनली 2 में मार्क करता, क्योंकि ये दोनों सही हो जाते और ये गलत हो जाता क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, पर मुझे इतना कॉन्फिडेंस उस टाइम पे आ नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, ठीक है। तो अच्छा, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एनाकिन स्काईवॉकर साइनिंग ऑफ, लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, आप सब सीरियस एस्पिरेंट्स हो, पर लाइक भी कर दिया करो। ये सिर्फ मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं होता, जितना ज़्यादा आप इस टाइप की वीडियोस को लाइक या कमेंट करते हो, यूट्यूब उतना ही इस टाइप की और वीडियोस आपको रिकमेंड करता है। तो आपके यूट्यूब फीड पर पढ़ाई वाली वीडियोज़ आती हैं, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन वाली वीडियोज़ आएंगी, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी, और फिर आप जब यूट्यूब ओपन करते हो तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, और लास्ट मंथ में डिस्ट्रैक्ट होना इज़ अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। और नेक्स्ट पार्ट जैसे ही आप इस वीडियो पे या तो 1000 लाइक्स कर दोगे या फिर 99 शेयर व्यूज़ आ जाएंगे, पब्लिक हो जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। और अगर आप मेंबर हो तो सारी वीडियोस का एक्सेस आपके पास ऑलरेडी है, तो एंजॉय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एनाकिन स्काईवॉकर साइनिंग ऑफ, लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर।